दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं एपी सर आज से करंट अफेयर्स का डिस्कशन करूंगा और यह करंट अफेयर्स पिछले 1 सालों से ज़्यादा का कवरेज होगा, जिसमें कोई भी इम्पॉर्टेंट इश्यूज या कोई भी इवेंट्स घटित हुई है वो छूटने नहीं पाएगी। और आप यकीन मानिए एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आएंगे इन्हीं वीडियो से होंगे, जो डिस्कशन आपके सामने मेरे द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। और सबसे दिलचस्प बात ये कि सबसे कम करंट अफेयर्स का मैं डिस्कशन करूंगा। आप एग्ज़ाम देने के बाद ज़रूर याद करेंगे कि इतना कम डिस्कशन के बाद सारे क्वेश्चन यहीं से कैसे आ गए। तो आप चूँकि एग्ज़ाम में बहुत सारा करंट अफेयर्स अगर आप एग्ज़ाम के लिए आपको डिस्कस कर दिया जाए तब भी आप उसका वहाँ पर यूज नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें दिमाग में होती हैं तो उतने ज़्यादा कन्फ्यूजन भी होता है। तो इसमें हम सबसे कम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके बावजूद आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो मोस्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे वो इन्हीं वीडियो में से आ जाएंगे। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो पहला ये नीति आयोग के द्वारा एक इंडेक्स जारी किया गया, राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2019-20। 2019-20 में राज्य स्वास्थ्य सूचकांक। तो पहला क्वेश्चन यही पूछेगा कि हाल ही में जारी किया गया राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2019-20 ये किसके द्वारा जारी किया गया। तो ये जारी किया गया है 27 दिसंबर 2021 को और ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। और कौन सा ये संस्करण है, तो ये 4th एडिशन, चौथा संस्करण है। और इसमें राज्यों के बीच हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य से संबंधित ढांचा वहाँ का कैसा है, इस सबको ध्यान में रखते हुए मानदंड तय किए जाते हैं और उन मानदंडों पर राज्यों को जांचा परखा जाता है और उसके आधार पर रैंकिंग जारी की जाती है। इसमें ओवरऑल रैंकिंग की बात किया जाए, समग्र रूप से देखा जाए तो केरल नंबर 1 पे है और सबसे निचले पायदान पर अपना उत्तर प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश इसमें रखा गया है। इसके बाद अन्य, चूँकि अब एग्ज़ाम में क्या करता है कि आपका लोग क्या करते हैं बच्चे, पहला टॉप वाला स्टेट याद कर लिए केरल और सबसे लास्ट वाला उत्तर प्रदेश याद कर लिए। लेकिन अब नया ट्रेंड एग्ज़ाम में क्या देखा गया है, वो टॉप 10 स्टेट्स उठाता है और पूछता है कि शीर्ष राज्यों में, शीर्ष 5 में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है, या शीर्ष 10 राज्यों में कौन शामिल है और कौन शामिल नहीं है। इस तरीके के भी अब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हमको हर तरीके से यानी तैयार रहना है। तो आप टॉप 10 की इसमें बात करें तो नंबर 1 पे केरल है और इसमें जो ये तैयार किया गया यानी कितना किसका स्कोर रहा है, ये स्कोर भी आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि क्या होगा कि एग्ज़ाम में कई बार स्कोर एक तरफ राज्य लिखेगा और दूसरी तरफ स्कोर लिखेगा और फिर कहेगा सही सुमेलित करिए। अब यहाँ जब इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा तो ये क्वेश्चन हो जाता है कठिन। तो नंबर 1 पे केरल है और केरल का स्कोर आपके सामने ये लिखा दिख रहा होगा 82.20 यानी 82.20 केरल को स्कोर दिया गया है। नंबर 1 पे ये है। नंबर 2 पे तमिलनाडु है और तमिलनाडु का जो स्कोर दिया गया है तो आपका कौन है, तमिलनाडु का यानी 72.42 यानी 72.42 स्कोर तमिलनाडु को दिया गया है। इसके बाद फिर कौन है, इसके बाद तेलंगाना है और तेलंगाना का स्कोर कितना है 69.96। कैसे याद रखोगे, ऐसे 69 पॉइंट, अब इसको पीछे से लिख दो 96, आपको बिल्कुल आपका ये याद रहेगा कि 69.96। पहले 69 लिखिए और फिर इसी को 9 पहले लिख दो, 6 पीछे उतार दो, तो 69.96 किसका स्कोर है यानी तेलंगाना का है। और उसके बाद फिर तेलंगाना के बाद जहां तेलंगाना होता है, पहले तेलंगाना अब स्थान ले रहा, उसकी जगह जब 1 में थे तो आंध्र प्रदेश का स्थान आता था। तो आंध्र प्रदेश केवल 0.01 ही स्कोर इसका कम है और इसका कितना स्कोर है 69.95। 69.95 आंध्र प्रदेश का स्कोर है। इसके बाद अगला स्टेट आता है महाराष्ट्र और महाराष्ट्र का स्कोर है 69.14। तो 69 वाले 3 को आप इसमें एक साथ बना लीजिए।
तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो कितना स्कोर है तेलंगाना का? 69.96 स्कोर है तेलंगाना का। आंध्र प्रदेश का स्कोर 69.95 है। इसके बाद महाराष्ट्र का स्कोर 69.14 है। शुरू के तो आपके दो याद हो ही गए होंगे, यानी केरल का स्कोर सबसे ज़्यादा है, 82.20 है। 82.20 है। 72.42 किसका है? तमिलनाडु का है। तो एक बार फिर से ये टॉप 5 वाले स्टेटों का स्कोर फिर से हम बोल रहे हैं कितना? केरल का 82.20 है। केरल के बाद नंबर 2 पे तमिलनाडु है। तमिलनाडु का स्कोर 72 कितना? 72.42 है। 72.42 है। उसके बाद फिर शुरू करिए तेलंगाना से। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तेलंगाना का स्कोर 69.96 है। उसके बाद आंध्र प्रदेश का स्कोर 69.95 है। उसके बाद महाराष्ट्र का स्कोर 69.14 है। तो यहाँ टॉप 5 वाले यानी महाराष्ट्र तक या आपका याद हो गया। अब महाराष्ट्र के आगे की कहानी, इसमें 63 वाले दो एक साथ उठा लीजिए, जिसमें आपका ये कम्बिनेशन इसका बना लीजिए। तो जो गुजरात इसके बाद है, यानी 6 नंबर पे कौन है? गुजरात है, और गुजरात का स्कोर 63.59 है। 63.59 है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश का स्कोर 63.17 है। तो ये दो का कम्बिनेशन एक साथ याद रखिए। गुजरात का कितना? 63.17 63.59 और हिमाचल प्रदेश का 63.17। गुजरात मानचित्र अगर ये ध्यान रखोगे तो ये सारे स्टेट आपके दिमाग में रहेंगे, यानी गुजरात, और गुजरात के बाद सीधे हिमाचल प्रदेश की यात्रा कर देना है। यानी गुजरात का स्कोर कितना है? 63.59 है। हिमाचल प्रदेश का स्कोर कितना है? तो ये आपका 63.17 है। इसके बाद 8 नंबर पे फिर कौन है? यानी हिमाचल प्रदेश की बगल में ही है पंजाब, और पंजाब का स्कोर कितना है? 58.08। पंजाब का स्कोर 58.08 है। उसके बाद है कर्नाटक, और कर्नाटक का स्कोर है 57.93। 57.93। और नंबर 10 पे कौन है? नंबर 10 पे है 50.70 के साथ छत्तीसगढ़। ये टॉप कितने हैं? टॉप 10 राज्य हैं। आप इनका बार बार रिवाइज करिए। टॉप 10 आपको दिमाग में रखने ही रखना है, क्योंकि क्वेश्चन अब इतना आसान नहीं पूछा जा रहा कि नंबर 1 पे कौन है। क्वेश्चन आपका कठिन बनाएगा, स्कोर दे करके सुमेलित करवाएगा। दूसरा, एग्जामिनर क्या करेगा? यानी टॉप 10 में पूछेगा कौन सा राज्य शामिल नहीं है। तो ये आपका टॉप 10 राज्य हो गए। केरल हो गया नंबर 1 पे, नंबर 2 पे तमिलनाडु हो गया, नंबर 3 पे तेलंगाना हो गया, नंबर 4 पे आंध्र प्रदेश हो गया, नंबर आंध्र प्रदेश के बाद 5 पे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद फिर आपका 6 पे गुजरात है, फिर हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश के बगल ही 7 नंबर पे पंजाब है, 8 नंबर पे पंजाब है, उसके बाद 9 नंबर पे कर्नाटक, और सबसे लास्ट में छत्तीसगढ़ का स्थान आता है। अब अगर इस रिपोर्ट का शीर्षक आपसे पूछ लिया जाए कि ये रिपोर्ट नीति आयोग के द्वारा जारी की गई, किस शीर्षक से जारी की गई है, तो ये शीर्षक भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में शीर्षक भी पूछा जा रहा है। स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत। स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत ये शीर्षक रहा है। अब यूपी का सबसे लास्ट पायदान पे यूपी था, तो यूपी का स्कोर कितना रहा? ये जरूर ये आपका स्कोर याद रखिएगा। यूपी वाला इसका स्कोर रहा है 30.57। कितना? 30.57। यूपी का स्कोर 30.57 रहा है। ये थे बिग स्टेट। छोटे राज्यों में बात किया जाए तो इसमें छोटे राज्यों में टॉप किया है मिजोरम, नंबर 2 पे मेघालय। तो मिजोरम, मेघालय ये छोटे राज्यों में यानी फर्स्ट व सेकंड इनकी रैंक रही है। यूटी केंद्र शासित प्रदेश की बात किया जाए तो केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली नंबर 1 पे रहा है, जम्मू कश्मीर नंबर 2 पे रहा है। अगर इस रिपोर्ट की शुरुआत की बात करें तो हमने कहा ये 4th एडिशन अभी जारी किया गया। इसका मतलब पहला एडिशन कब आया था? तो ये पहला एडिशन 2017 में। कब ये जारी किया गया था? 2017 में। 2016-17 के नाम से 2017 में जारी किया गया था, और दूसरा एडिशन 17-18 में जारी किया गया।
तीसरा एडिशन 18-19 था और लास्ट एडिशन जो चौथा भी जारी किया गया ये 2019-20 का एडिशन है। और ये कब जारी किया गया? ये 2021 में जारी किया गया है, जो चौथा 4th नंबर का एडिशन था। इतनी बातें आपको ध्यान में रखती रहती हैं तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब यह नीति आयोग भी आपको पता होना चाहिए। नीति आयोग के द्वारा अटल इनोवेशन इंडेक्स भी जारी किया जाता है। अटल इनोवेशन इंडेक्स यानी नीति आयोग जारी करता है। वैसे आपका इनोवेशन इंडेक्स जो इंटरनेशनल स्तर का है वो आप बताइएगा कौन जारी करता है और उसमें भारत की क्या रैंकिंग है, तो ये ध्यान रखना चाहिए। अगर नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग की स्थापना कैबिनेट के प्रस्ताव के द्वारा 1 जनवरी 2015 को की गई थी। इस प्रकार जो नीति आयोग है ना तो संवैधानिक संस्था है और ना ही सांविधिक है, बल्कि गैर संवैधानिक या आप ऐसे कह सकते हैं कार्यकारिणी प्रस्ताव के माध्यम से स्थापित किया गया एक प्रकार का थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। अगला, बाकी नीति आयोग मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे इससे क्वेश्चन मेंस में एनालिटिकल बनते हैं। अब अगला इम्पॉर्टेंट ये जो करंट अफेयर्स में न्यूज़ थी वो कवच को लेकर के है। और कवच है क्या? सबसे पहले ऐसे ही पूछेगा कि कवच क्या है, तो ये कवच जो है एक प्रकार का ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। नाम से ही पता चला ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन है। मान लो एक ट्रेन इधर से आ रही है और एक ट्रेन यानी विपरीत दिशा से 2 ट्रेनें आ रही हैं और सेम पटरी पे आ रही हैं, तो आमने सामने जैसे पहुंचेंगी तो इसमें ऑटोमेटिक यह ट्रेन रुक जाएगी, यह ट्रेन यानी रुक जाएगी, बीच में स्पेस यानी एक निश्चित दूरी पर ही दोनों रुक जाएंगी। इसी का भी ट्रायल या परीक्षण किया गया है। इसी को क्या कहा गया? ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम। इसी को क्या कहा गया? ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन के नाम से जाना गया। और इसका जो नाम दिया गया वो कवच माने होता है कि एक प्रकार का सुरक्षा आवरण। और इसका उल्लेख बजट 2022-23 जो प्रस्तुत किया गया उसमें कवच का उल्लेख किया गया था। आत्मनिर्भर भारत अभियान जो चल रहा उसी के मद्देनज़र इसे लॉन्च किया गया है। और इसका जो परीक्षण हुआ है ये सिकंदराबाद में हुआ। कहाँ हुआ? स्थान पूछेगा, कवच का परीक्षण कहाँ किया गया? तो सिकंदराबाद में किया गया। इसमें रेल मंत्री जो अश्विनी वैष्णव साहब हैं वो संत नगर शंकरपल्ली मार्ग पर गुल्लागुडी रेलवे स्टेशन से जो ट्रेन आती है तो उस पर बैठे हुए थे। तो ये भी ध्यान रखिएगा। मेन तो ये आपका सिकंदराबाद वाला है। पूछेगा इसका ट्रायल कहाँ हुआ, परीक्षण कहाँ हुआ? सिकंदराबाद में किया गया। और इसमें रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव साहब संत नगर शंकरपल्ली मार्ग पर गुल्लागुडी रेलवे स्टेशन पर आने वाली ट्रेन पर सवार थे, जबकि चिट्ठी गुडा रेलवे स्टेशन से आने वाली जो ट्रेन है उस पर सवार थे कौन? यानी रेलवे बोर्ड के चेयरमैन जो कौन है? बीके त्रिपाठी साहब। तो बीके त्रिपाठी साहब रेलवे बोर्ड के क्या हैं? चेयरमैन हैं। तो एक तरफ जो चिट्ठीगुड़ी से ट्रेन आ रही थी उस पर सवार थे बीके त्रिपाठी साहब, और जो संत नगर शंकरपल्ली मार्ग पर गुल्लागुडी रेलवे स्टेशन से जो ट्रेन आ रही है उस पर कौन सवार थे? उस पर सवार थे आपके रेल मंत्री वैष्णव साहब। तो इसी का बिल्कुल एक सक्सेसफुल ट्रायल रहा है। और इससे क्या हुआ का जो कवच बजट में जिसका उल्लेख किया गया था उसको व्यवहारिक स्तर पर भी लाया जाएगा, जिससे अगर किसी भी मानव या भूल या टेक्निकल भूलवश अगर एक ही पटरी पर 2 ट्रेनें आमने सामने आ जाती हैं तो दुर्घटना को रोका जा सके। और ऐसी स्थिति में जान माल की हानि होती है उसका भी नुकसान कम से कम हो या ना के बराबर हो, ये इसका टारगेट है। अगला फिर ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी को लेकर के न्यूज़ थी। इसे कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसे हैदराबाद स्थापित किया गया। हैदराबाद में जो तेलंगाना में आता है, तो तेलंगाना के हैदराबाद में इसे स्थापित किया गया है। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी ये किसके दर्शन पे आधारित है? तो एक समाज सुधारक थे और 11वीं सदी के दार्शनिक थे। समाज सुधारक व 11वीं
11वीं सदी के जो दार्शनिक थे जिनका नाम क्या था, आप इसका नाम लिख के बताइएगा ये किनकी बात हो रही है। तो आप इसको कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा कि स्टैचू ऑफ इक्वालिटी ये 11वीं सदी के क्या ये शंकराचार्य थे या रामानुजाचार्य थे। आप इसको लिख के आप बताइएगा क्या ये 11वीं सदी के समाज सुधारक यानी शंकराचार्य थे या रामानुजाचार्य थे, कौन थे, आपको इसको लिख करके बताना है। क्योंकि कुछ आप भी अपने आप सर्च करेंगे तो और दिमाग में क्या रहेगा, चीज़ें जाएंगी। तो ये आपका ये होमवर्क है। ये इसे स्थापित किया गया 11वीं सदी के महान दार्शनिक व समाज सुधारक हुए हैं। कौन, तो आप नाम दो में से आपको बताना कौन थे। और इसे हैदराबाद या तेलंगाना में स्थापित किया गया है। इसमें ध्यान दीजिएगा जो भी इसमें मानक रखा गया उन सभी अंकों का योग करोगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। कुल मिलाकर के यहाँ पर ज्योतिष जो शास्त्र होता है उसको भी ध्यान में रख करके चीज़ों को ऐसे मानक बना करके किया गया। जैसे इसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो ये कितनी है, 216 फीट है। अंकों का योग करिए, 6 7 और 7 2 9 आपका ये बन जाएगा। तो यानी 216 फीट की ये ऊंची क्या है, स्टैचू है। और ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची स्टैचू हो गई है। कौन, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। इसके बाद इसमें जो चबूतरा बनाया गया है उस चबूतरे की ऊंचाई भी कितनी है, यानी 54 फीट है। इसको भी आप प्लस करिए, 9 आएगा। 5 + 4 यानी 9। अगर एग्जाम में भूल भी जाइए कि कौन कितना ऊंचा है तो अंकों का योगफल कर लीजिए। अगर 9 आ रहा तो मतलब वो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इसमें 54 फीट चबूतरे पर बनाया गया, जिसे किस नाम से जाना गया है, भद्रवेदी। भद्रवेदी के नाम से जाना गया। और इसमें जो ज़मीन इसमें जितने में बनाया जाएगा उसका योगफल भी 9 आ रहा। 4 और 5 को आप प्लस करोगे तो कितना आएगा, 9। यानी 45 एकड़ में इसे स्थापित किया गया है। और इसकी कुल लागत कितना, 1000 करोड़ रुपये आएगी। आपको ध्यान रखना चाहिए ये पूरा का पूरा चंदा ले करके इसे बनाया जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार का सरकार के द्वारा कोई भी सहायता राशि नहीं दी जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि एग्जाम में क्या कर देगा कि सरकार ने इतना बजट आवंटित किया है, वहीं क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आप गलत कर देंगे। ठीक, अगला फिर इम्पॉर्टेंट आपका कुछ अगला ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि एशिया का लार्जेस्ट जो बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन किया गया। ये कहाँ किया गया, चूँकि मोदी साहब के द्वारा जब किसी प्लांट या किसी अन्य प्रोग्राम या किसी का भी इनिशिएटिव लिया जाता है या उसका उद्घाटन किया जाता तो एग्ज़ाम के लिए वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो चूँकि एशिया का सबसे लार्जेस्ट ये बायो सीएनजी प्लांट है इसलिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये इसका जो उद्घाटन हुआ हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसका किया गया। कब, 19 फरवरी 2022 को इसका उद्घाटन हुआ है। तो पहला क्वेश्चन बनेगा कि यह विश्व का सबसे लार्जेस्ट सीएनजी प्लांट है, तो ये आप गलत हो जाएगा क्योंकि विश्व का नहीं है बल्कि एशिया का सबसे लार्जेस्ट सीएनजी प्लांट है। और इसे कहाँ स्थापित, इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो इसका उद्घाटन इंदौर के देवगुराडिया ट्रेनिंग ग्राउंड, ये सेंटर का नाम भी याद रखिएगा, देवगुराडिया ट्रेनिंग ग्राउंड स्टेशन में इसका उद्घाटन किया गया। और ये जो कि इंदौर में है, और इंदौर कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। इसके अंतर्गत कितना, 550 टन, कितना इसकी कैपेसिटी 550 टन है। और इसका कितना लागत आएगा, 150 करोड़ रुपये इसकी लागत आएगी। और ये पीपीपी मॉडल, पीपीपी का मतलब हुआ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी जब सरकार और आम जनता यानी निजी क्षेत्र मिल करके पार्टिसिपेट करते हैं, किसी योजना को अंजाम देते हैं, तो उसी को पीपीपी मॉडल के नाम से जाना जाता है। भारत के द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया उसमें भी वेस्ट टू वेल्थ एक पॉलिसी लेकर आई गई थी, जिसमें कहा गया था जो भी अपशिष्ट भारत में उत्सर्जित होता है या अपशिष्ट पैदा होता है उसका हम कैसे वेल्थ के रूप में यूज कर सकें। तो ये पूछ सकता है कि ये किस मॉडल के अंतर्गत यानी कौन सी स्कीम के अंतर्गत इसे ये आधारित है, तो ये बेस्ड टू वेल्थ इनोवेशन की अवधारणा पर आधारित है। और इसे माननीय मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। कई बार क्या करता है, ये नाम सहित भी दे देता है कि इसका उद्घाटन
चूँकि सीएनजी प्लांट है तो आपको लगेगा कि इसका मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के मंत्री जो होंगे उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया होगा, या आप इसमें और कुछ ऑप्शन दे देगा तो वहाँ पर एक क्वेश्चन क्या गलत हो जाएगा। कौन उद्घाटन ये करता है ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसका उद्घाटन माननीय मोदी जी के द्वारा 19 फरवरी 2022 को कहाँ, इंदौर के देवगुराडिया ट्रेनिंग ग्राउंड स्टेशन पर इसका उद्घाटन किया गया, जो पीपीपी मॉडल पर आधारित है। इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और यह जो बायो सीएनजी प्लांट है, इसके लिए बजट में भी एक स्कीम लाई गई थी जिसका नाम क्या था, गोवर्धन। अब आपको ये बताना है जो गोवर्धन ये स्कीम है ये किस बजट में इसका उल्लेख किया गया था। क्या 2022-23 के बजट में उल्लेख इसका किया गया, या 2020-21 या 19-20, आपको इसमें कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। उसके बाद अगला जो इम्पॉर्टेंट है, सतत विकास लक्ष्य को लेकर के रैंकिंग जारी की गई और भारत पे 3 पायदान पीछे पहुंच गया है, यानी नीचे आ गया है। तो 2021 की ये रैंकिंग है और 2021 में 192 देशों को शामिल किया गया। 192 देशों में इंडिया की जो रैंकिंग रही है सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने में, वह 120 रही है। जबकि 2020 में जब रैंकिंग जारी हुई थी तो इंडिया की रैंकिंग कितनी थी, 117, यानी 3 स्थान भारत नीचे फिसला है या पीछे पहुंचा है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो भारत का स्कोर जो टोटल रहा है ये 66 भारत का स्कोर रहा है। अब आपको जानकर ये सरप्राइज भी होना चाहिए कि जितने भी दक्षिण एशिया के देश हैं उनमें एकमात्र पाकिस्तान है जो भारत से पीछे है, बाकी सभी भारत से आगे हैं। पाकिस्तान में इसमें जो रैंकिंग रही है, पाकिस्तान भारत से मात्र 9 स्थान पीछे है। सोचिए, पाकिस्तान भारत से 9 स्थान पीछे है, यानी पाकिस्तान की रैंकिंग जो इसमें दी गई है वह 129 है, यानी 129 रैंकिंग किसकी है, पाकिस्तान की है। अब जब भी मैं इसमें कोई क्वेश्चन आप कंपेयर करके समावेशी विकास पे कोई क्वेश्चन आए तो इन सब का इंडेक्स का वहाँ यूज आप कर सकते हैं। तो इसमें अन्य की बात करें तो भूटान हमेशा सबसे अच्छी पोजीशन में रहता है। भूटान की रैंकिंग इसमें 75 है। फिर उसके बाद श्रीलंका की 87 है, नेपाल की 96 है। उसके बाद बांग्लादेश, और बांग्लादेश की इसमें रैंक कितनी रही है, 109। तो अगर ये डेटा आप माइंड में बिल्कुल फिट कर लीजिए, क्योंकि जब मेंस का आंसर लिखेंगे और समावेशी क्वेश्चन आएगा समावेशी से रिलेटेड तो कंपेयर करके आपको लिखने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। या निबंध में कोई ऐसा पैराग्राफ लिखना हो तो वहाँ कंपेयर करके आप चीज़ों को बता सकते हैं। तो भूटान की इसमें 75 रैंकिंग रही है और श्रीलंका की रैंकिंग 87 रही है। तो भूटान की 75, श्रीलंका की 87, नेपाल की 96 रही है और बांग्लादेश की इसमें रैंकिंग 109 रही है। अगर राज्यों के स्तर पे बात करें तो राज्यों के स्तर पे इसमें कौन कौन रहा है उसको भी हम देख लेते हैं। कहाँ गया, हाँ ये आपका राज्यों के स्तर पे बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा जो राज्य में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है तो कौन है, यानी केरल है। नंबर 2 पे तमिलनाडु। आपने वहाँ भी देखा था केरल और तमिलनाडु किसमें स्वास्थ्य इंडेक्स जो जारी हुआ था वहाँ पर ये 2 यानी ये राज्य ही क्या थे, सर्वोच्च यानी सबसे शीर्ष स्तर पे थे। तो यहाँ पर भी केरल तमिलनाडु नंबर 1 और 2 इनकी है। नंबर 3 पे हिमाचल प्रदेश है। नंबर 4 पे गोवा है। नंबर 5 के कर्नाटक। ये आपके कम से कम टॉप 5 स्टेट आपको पता होने चाहिए ये कौन, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में। तो केरल, तमिलनाडु, उसके बाद फिर हिमाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटक। कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना, इसको बार बार आप इसको अपने डायरी में भी लिख लीजिए, रिवाइज करिए, चीज़ें दिमाग में बैठ जाएंगी। तो यहाँ पर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स है वो बिल्कुल टॉप 2 वाले स्टेट वही हैं जो स्वास्थ्य वाले में थे। तो केरल, तमिलनाडु, उसके बाद फिर कौन है, हिमाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटक। हिमाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटक ये टॉप 5 स्टेट हैं। और इसके बाद अगर यूपी की बात करें तो यूपी की बात करें तो बिहार सबसे यानी 14। ध्यान दीजिएगा, जो बिहार राज्यों में अगर बिहार की बात किया जाए तो बिहार का यानी बिहार जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो आपके कितने हैं आपको
ये पता होना चाहिए कि कितने गोल आपके 17 गोल को प्राप्त किया जाना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इस 17 में 14 औसत जो भारत का निकाला गया उसमें बिहार 14 सतत विकास लक्ष्यों में पीछे चल रहा है। यूपी भी बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है। यूपी यानी बिहार के बाद दूसरा सबसे प्रमुख क्या है, स्टेट है जो 11 सतत विकास लक्ष्यों में पीछे है। यानी औसत भारत का औसत निकाला गया तो भारत की औसत सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करने की अन्य राज्यों की जो स्पीड रही है या उनका जो टारगेट रहा वो प्राप्त करने में जो यूपी है वह 11 लक्ष्यों को अभी तक नहीं प्राप्त कर सका है या पीछे रहा। इसी प्रकार बिहार 14 लक्ष्यों को नहीं प्राप्त कर सका है। तो ये दो, और लेकिन एक आपको जानकर ये आपको जानकर सरप्राइज होना चाहिए कि जब पिछले साल से तुलना किया गया तो सुधार के मामले में पूछा जाए तो सुधार सबसे ज़्यादा कौन किया है, यूपी किया है। लास्ट टाइम की तुलना में सबसे ज़्यादा सुधार कौन किया है, यूपी किया है। अब अगर विश्व के स्तर पर देशों की बात किया जाए तो विश्व में नंबर 1 पे कौन है, फिनलैंड। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में नंबर 1 पे फिनलैंड रहा, नंबर 2 पे स्वीडन रहा, और स्वीडन से डन उठा लीजिए तो ये डेनमार्क हो जाएगा, और लास्ट में आपका कौन हो जाएगा, डेनमार्क का मार्क यानी आपका एंजेला मार्केल को नाम याद आ रहा होगा। तो ये कहाँ के थे, यानी कहाँ की थी, चांसलर जर्मनी की थी। तो आपके इसमें क्या हो जाएगा, यानी इन देशों का ऐसे आप कोडिंग दिमाग में रखेंगे तो एग्ज़ाम में कंफ्यूज नहीं होंगे, याद आ जाएगा कि कौन किस क्रम में था। नहीं आपका क्रोनोलॉजी इनका दे दिया तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो स्वीडन नंबर 1 पे है, कौन है, फिनलैंड नंबर 1 पे इसमें है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में नंबर 1 पे पूछे तो कौन है, फिनलैंड। नंबर 1 पे फिनलैंड है, नंबर 2 पे स्वीडन है, और स्वीडन के बाद नंबर 3 पे डेनमार्क है, और डेनमार्क के बाद नंबर 4 पे कौन है, जर्मनी। अगर यूटीज में बात करें तो यूटीज में जो टॉप किया है वो दिल्ली की इसमें रैंकिंग रही है। अगला अगर इसमें बात किया जाए, ये काफ़ी न्यूज में था, PSLV यानी C52 यानी PSLV C52, इसके माध्यम से क्या EOS 04 यानी इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो यहाँ लिखी हुई है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इसको लॉन्च किया गया, जो यानी भू अवलोकन उपग्रह के रूप में इसे PSLV C52 से लॉन्च किया गया, जिसका नाम दिया गया EOS 04। अब इसमें बात करें किस कक्षा में स्थापित किया गया है, तो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में इसे स्थापित किया गया है, और यह 529 किलोमीटर यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C52 के माध्यम से 529 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसे स्थापित किया गया है। इसका टोटल वजन जो है 1710 kg है। ये सब पॉइंट आपके दिमाग में रट जाने चाहिए, क्योंकि कोई भी पॉइंट उठा करके स्टेटमेंट बना दिया जाएगा। तो पहला EOS है क्या, EOS 0.4 है क्या, तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। इसे किस कक्षा में स्थापित किया गया, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में स्थापित किया गया। वजन इसका कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया, 529 किलोमीटर। वजन कितना है, तो इसका वजन 1710 kg है। इसमें 3 उपग्रह भेजे गए हैं, तो इनमें 2 छोटे छोटे उपग्रह हैं। एक है इनसेट 2TD। इसे किसके द्वारा निर्मित किया गया, तो ये निर्मित किया गया है इंडिया भूटान ज्वाइंट सैटेलाइट। इनसेट 2TD इंडिया भूटान ज्वाइंट सैटेलाइट के द्वारा इसे स्थापित किया गया है, बनाया गया है। इंस्पायर, अगला इंस्पायर सेट यानी सेट से सैटेलाइट है, इंस्पायर सैटेलाइट 1, इसे बनाया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा निर्मित किया गया है। और ये जो EOS 0.04 जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया, ये 2012 में रीसैट 1 सैटेलाइट जो लॉन्च किया गया था, जिसकी अवधि 10 वर्ष थी, उसका ये क्या लेगा, स्थान लेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए या पता होना चाहिए। अब ये क्या करेगा, अर्थ ऑब्जर्वेशन का काम करेगा, भू अवलोकन, पृथ्वी का अवलोकन करेगा। तो इसके माध्यम से जो भी जलवायु परिवर्तन होते हैं या पृथ्वी पर जो फ्लड आती है, चक्रवात, सूखा, प्राकृतिक आपदाएं
या मानव जनित आपदाएं, इन सब का अवलोकन करके भारत की क्या करेगा, यानी जो इस प्रकार की दुर्घटनाएं होती हैं उसको कम किया जा सकेगा और पृथ्वी का अवलोकन भी किया जा सकेगा। इतनी बातें आपको इससे पता होनी चाहिए। अगला, देश की पहली डिजिटल जस्टिस क्लॉक को स्थापित किया गया है। तो ये इन्फॉर्मेटिव टाइप के क्वेश्चन है। जब पहली बार कोई भारत में कुछ होता है तो यूपीपीएससी का वो फेवरेट क्वेश्चन बनता है, वो पूछा जाता है। देश की पहली डिजिटल जस्टिस क्लॉक पूछेगा कहाँ स्थापित हुआ, तो इसे 17 जनवरी 2022 को गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा इसे स्थापित किया गया। ये ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देश की पहली डिजिटल जस्टिस क्लॉक को स्थापित किया गया है, जो गुजरात हाई कोर्ट में स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है, एशिया का लार्जेस्ट बर्ड एटलस जो जारी किया गया, ये जनवरी 2022 को इससे लॉन्च किया गया है और ये इसी को साइंटिफिक बर्ड एटलस का नाम दिया गया। ये कहाँ, तो ये केरल के द्वारा ये जारी किया गया है। ये भी इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है, आपको ये ध्यान रखना चाहिए। अगला, दुर्गा पूजा को यूनेस्को की जो इंटेंजिबल सांस्कृतिक विरासत होती है उसमें शामिल कर लिया गया और ये 15 दिसंबर 2021 को शामिल किया गया है। किस मीटिंग में, तो ये पेरिस फ्रांस, यूनेस्को की जो पेरिस फ्रांस में मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में दुर्गा पूजा को यूनेस्को की अमूर्त धरोहर में शामिल कर लिया गया है। 16वां सत्र चल रहा था और ये भारत की 14वीं इंटेंजिबल हेरिटेज है, अमूर्त विरासत के रूप में इसे शामिल किया गया है। इसके पहले 2017 में कुंभ मेला और 2016 में योगा व नवरोज को भी शामिल किया जा चुका है। अब बाकी की आप गूगल करिएगा कि बाकी के कितने 4 नाम तो हम ही बता दिए, यानी 10 नाम और कौन कौन से हैं, कब किसको कौन शामिल किया गया, उनकी लिस्टिंग आप तैयार कर लीजिएगा। अब यहाँ यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। यूनेस्को की बात करें तो इसका यानी पेरिस में इसका मुख्यालय है, जो कि फ्रांस में है। अगर पेरिस की बात की जाए तो पेरिस किस नदी के किनारे है, तो सीन नदी के किनारे स्थित है। अगला, देश का पहला ग्रेफीन इनोवेशन सेंटर स्थापित कहाँ किया गया, तो ये पहला है इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो देश का पहला ग्रेफीन इनोवेशन सेंटर कहाँ, केरल में स्थापित किया गया है और किसकी मदद से, टाटा स्टील लिमिटेड हिस्सेदारी करेगा, उसके पार्टिसिपेशन से इसे स्थापित किया गया है। तो ये आपका आज का रहा करंट अफेयर्स। ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।